चलिए, हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बिलीव एवरीवन इज डूइंग वंडरफुल। ओके, तो ये जो आपका नया प्लेटफॉर्म, जो चैनल हम लोगों ने इनिशिएट, हम लोगों ने किया हुआ है, उसका नाम है NWS। ओके, NWS मीन्स द नोट वाइज स्टडी। ओके, सो इसी नाम से आपको यहाँ पे ये NWS पे आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपना स्टडी मटेरियल्स और एवरीथिंग यू कैन गेट फ्रॉम हियर। ओके, चलिए फिर आप बिना टाइम कुछ बर्बाद किए हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। ओके, इंडियन पॉलिटी। सो इंडियन पॉलिटी में वी विल स्टार्ट विथ दी वेरी बेसिक्स। ओके, वेरी बेसिक इन द सेंस, अगर आपके पास ये बुक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंडेटरी है कि आपके पास ये बुक रहनी चाहिए। ओके, एनी ऑफ द एडिशन इज ओके, सेवेंथ एडिशन, सिक्स्थ एडिशन, फिफ्थ एडिशन, एनी ऑफ द एडिशन इज क्वाइट ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी चेंजेस इस जो भी जो लेटेस्ट एडिशन होगा तो वेल एंड गुड, वेरी गुड। अगर आपके पास लेटेस्ट एडिशन नहीं है, दूसरे भी एडिशन है, तो जो भी हमारे अदर जो चेंजेस होंगे वो इसमें जरूर आपके लेक्चर में ही कवर अप कराए जाएंगे, और आई विल रिक्वेस्ट यू टू मेक नोट्स। ओके, जैसे जैसे हम आपको ये लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं उस हिसाब से आप देखिए, नोट्स बनाते जाइए। देखिए, पॉसिबिलिटी अगर हो तो हम लोग इसको 30 डेज में भी कवर कर सकते हैं, इंटायर पॉलिटी। ओके, बट वो 30 डेज के लिए हम कवर करने के बारे में कोई हमारा प्लान नहीं है। ओके, वी आर गोइंग टू बी वेरी इजी। ओके, इजी मीन्स अगर कुछ भी नॉर्मल जो हमारा प्रोसीजर रहता है, ओके, आपको पूरा टाइम दिया जाएगा कि आप अपनी क्वेरीज पूछिए। ठीक है, क्वेरीज के बारे में, जो क्वेरीज का जो रिस्पांस होगा वो आपको प्रॉपर जो है मीडियम, दो मीडियम से, या तो कमेंट बॉक्स में या फिर ईमेल में। ओके, ईमेल भी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और कमेंट में तो आप अपना ऑफलाइन पूछ ही सकते हैं, तो इसलिए आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। ठीक है, सो आवर प्लान इज टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक्स। जिसको कुछ भी पता नहीं है पॉलिटी के बारे में वो, और जिसको कुछ पता भी है, दोज हु नो अ बिट, ओके, तो उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप भी इसमें जो है कुछ क्या बोलते हैं, अगर बहुत ज्यादा ही आपको पता है तो आप थोड़ा शांति ही रहिए। ओके, और जिनको नहीं पता है उनको थोड़ा पढ़ाई करने दीजिए। ओके, सो when we ask, right, I'm going, my main focus, okay, my main focus is to start from basics. Okay, जिन बच्चों को ये पॉलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बहुत डर लगता है पॉलिटी से, ये लेक्चर के बाद में आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इशू होगा। ओके, द रेफरेंस व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज, ओके, जो भी हमारा MPPSC, ठीक है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी है ना, उसके अकॉर्डिंग हम ये लेक्चर आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप MPPSC के अलावा और भी कुछ फोकस कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। ओके, तो उसमें क्या है, आपको जितने भी स्टेट PCS है, ओके, जितने भी स्टेट PCS है ना, उसके लिए आप, यू आर मोस्ट एलिजिबल। ओके, इफ यू आर एलिजिबल, दिस लेक्चर, थ्रू दिस लेक्चर यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू सी दिस लेक्चर। ओके, इसके अलावा अगर आप इन केस बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, SSC की तैयारी कर रहे हैं, ओवरऑल अगर ये बोला जाए कि जिस भी एग्जाम में, ओके, जिस भी एग्जाम में, ओके, इंडियन पॉलिटी आती है, ठीक है, उस सारे एग्जाम के लिए आपको ये पर्टिकुलरली लेक्चर प्रोवाइड कराया जा रहा है। आराम से देखिए, इत्मीनान से देखिए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि आप एक बार ये लेक्चर देखें, एक बार इन द सेंस पॉलिटी आप एक बार तैयारी करें, और इसी को आप बार बार जो है रिवाइज करें। ठीक है, दोबारा क्या होता है कि आपने लेक्चर एक देखा, ठीक है, खत्म हो गया, फिर आप यूट्यूब पे जाते हैं, फिर आप सर्च करते हैं कोई दूसरा लेक्चर, फिर आप देखते हैं। डेफिनेटली आप जाइए, देखिए, लेकिन दिस इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम इन माय व्यूज। ओके, आप कोई एक ट्यूटर के साथ में स्टक रहिए और उसको पढ़िए। ठीक है, चलिए, एक और चीज, दिस इज वेरी फ्री,
ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई चार्जेस लगेगा इन कमिंग फ्यूचर मेरा टीम आपसे ये बोलेगा कि नहीं आपको इसके लिए इतना पे करना पड़ेगा और आप जाइए यहाँ पे जाइए वहां पे जाइए, ये सब अभी तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप अभी तैयारी करिए अच्छे से और एंड टू एंड कवर कराया जाएगा विद रेफरेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्कोप। तो स्कोप हमारा क्या रहेगा? सो जैसा कि हमने बोला ये सारे ही एग्जाम्स के लिए है, ऑल द एग्जाम्स के लिए। ओके, सो ऑल द एग्जाम्स के लिए एक सिमिलर सिलेबस तो होगा नहीं, तो व्हाट वी आर गोइंग टू रेफर इज, ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू रेफर इज दिस, वी आर गोइंग टू फिक्स आवर स्कोप टू पीवाईक्यू। ओके, सॉरी, पीवाईक्यू। ठीक है, सो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आवाज प्रॉपर आपको जा रही है। हाँ ठीक है, चलिए। सो हम क्या रेफर करने जा रहे हैं? पीवाईक्यू रेफर करने जा रहे हैं। ओके, पीवाईक्यू और उसके साथ में जो भी सिमिलर, तो इसमें से आपको आइडिया लग गया कि एक्चुअली हमारा सिलेबस है क्या। और अगर आपने एम लक्ष्मीकांत खरीदी है, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत खरीदी है, तो आपको सिलेबस की भी और बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ से स्टैटिक और जीके दोनों ही प्रोवाइड हो जाएंगी। दोनों ही अगर बोला जाए कि सिमिलर ही ऑलमोस्ट आपके आसपास ही रहती है, 1920 के उसमें रहती है, कंपटीशन में रहती हैं आपकी। यहाँ पे जो भी एग्जाम्स होते हैं, जो क्वेश्चंस आपके पॉलिटी से आते हैं उसके लिए। ओके, चलिए, तो लेट्स क्विकली जंप ओवर। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं किससे? हमारे पॉलिटी के पहले ही लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू से स्टार्ट करते हैं। ओके, वेरी गुड, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। तो चलिए, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम जो रेफरेंस लेने जा रहे हैं वो किसका लेने जा रहे हैं? वो हम लेने जा रहे हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, वन ऑफ द रेनाउंड सर्विस कमीशन। ओके, वैसे सारे ही हैं बट वी आर गोइंग टू टेक अ रेफरेंस। ठीक है, चलिए, ऑलराइट। इसमें क्या करना है हमें? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके सामने ही ओपन करके एक बार देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ओके, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि नहीं ठीक है, ऐसा पेपर हमारे आता है और हम ऐसे तैयारी करेंगे तो इट विल बी गुड। ओके, इसके पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ जो फालतू की चीजें हैं। चलिए, ठीक है, गुड। तो लेट्स स्टार्ट, लेट मी जूम इन अ बिट। ओके, चलिए, तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं ना, ये दिस इज फॉर विच ईयर? 2025। ओके, 2025 में कैसा क्वेश्चन आया है, कितने क्वेश्चंस आए हैं, नियर अबाउट कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो हम एक बार देख लेते हैं। चलिए, इंडियन पॉलिटी ये पूरा ही पेपर है, तो पूरा जो पेपर है वो, इसमें कैसे क्वेश्चन हमारे पॉलिटी से रिलेटेड आते हैं वो हमें एक बार दिख जाएंगे, तो हमें फिर पढ़ने में हमें क्या होगा, वी हैव टू प्रोसीड लाइक, सो हाउ वी हैव टू प्रोसीड वो हमें थोड़ा समझ में आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। ओके, चलिए, तो जैसा हमने पहला ये क्वेश्चन देखा, ओके, पहले जो क्वेश्चन हमने देखा वो क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द प्रेसिडेंट इशू अ पब्लिक नोटिस, ओके, फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर अ स्पेसिफिक स्टेट। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। तो जब हम इसको तैयार करेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम आराम से इजीली टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा, देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको ये मिल जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है ना, आप उस रेफरेंस क्वेश्चन पीवाईक्यू की बात कर रहा हूँ, वो आप उसे चेक करिए एक बार और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस आप जरूर देखिए। ओके, उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, चलिए इसमें आते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
इज देयर अ प्रोविजन ऑफ रिवर्स रिजर्वेशन ऑफ अ सीट फॉर एसटी इन द स्टेट असेंबली। ठीक है, तो आर्टिकल 339, 332, 334A टू 43D। ठीक है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये आइडिया लग गया कि हमारे जो भी स्टेट बोर्ड्स होते हैं, जो स्टेट एग्जामिनेशंस होती हैं, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आइए, फंडामेंटल राइट से ये क्वेश्चन आ गया। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट had added fundamental right to free and compulsory education of children between age 6 to 14 years। ठीक है, ये हमारा थर्ड में भी थर्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें देखिए अमेंडमेंट नंबर 68, 85, 86, 87। ओके, चलिए ये जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ योर लेक्चर है, तो ऐसा अगर आपको कुछ भी कमेंट लगे कि स्लो चलना चाहिए या फिर हमें थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए, तो दिस इज जस्ट अ फ्रेमिंग ऑफ योर ओके, फ्रेमिंग ऑफ एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू टेक इट अप। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। कुछ सालों में क्वेश्चंस ज्यादा हो सकते हैं, कुछ ईयर्स में क्वेश्चन हमें कम हो सकते हैं, लेकिन रीजनेबल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर साल। ओके, पॉलिटी से। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये कुछ लोग को डाउट हुआ कि ये क्वेश्चन पॉलिटी का है कि नहीं है। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, देखा जाए तो ये किसका क्वेश्चन है, एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन वी कैन कवर दिस इनटू द करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट और पॉलिटी। तो ये आप अगर कहीं इन्वायरमेंट पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये एक क्या बोलते हैं, रेफरेंस में आया ही होगा। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ठीक है, स्टैटिक जीके काइंड ऑफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो रीजनेबल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अ, चलिए, वेरी गुड। ये देखिए, बायोलॉजिकल क्वेश्चन नंबर 92 आई एम टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 पब्लिश इन द गैजेट ऑफ इंडिया बाय द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पब्लिश इन द डेट। ये कौन से डेट में हुआ था? तो ये जो सब चीजें हैं ना, तो ये आपको एक आइडिया देगी कि ये एनवायरमेंट के भी क्वेश्चन हो सकते हैं और किसके क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आप करंट अफेयर से थोड़ा सा जुड़े हुए हैं ना, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा। ठीक है, कि ये हम किसे टैकल कर सकते हैं, इससे इसको हम पॉलिटी से भी टैकल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू क्वालिफाई एन एग्जाम। ओके, वी डोंट हैव टू राइट अ पेपर और अ थीसिस। ओके, तो हम यही पूरा हमारा प्रयास रहता है कि हम एक एग्जाम क्वालिफाई करें। ठीक है, तो एग्जाम क्वालिफाई करने के नेचर से ही यहाँ पढ़ाई होगी। वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी थीसिस। ओके, तो प्रैक्टिस, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस इज मस्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन, ये कौन सा देखा, स्टेट सर्विस का कौन सा 2025 का। ओके, चलिए और दूसरा देख लेते हैं किसी और एग्जाम का। चलिए स्टेट सर्विस का ही देख लेते हैं, कौन सा देखेंगे, स्टेट सर्विस का ही पेपर 1, ये 2024। ओके, लेट मी जूम इन अ बिट। ओके, चलिए इसमें देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस आए हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। चलिए जी। सो सेम टाइप ऑफ पैटर्न जो होगा वो आपके अदर स्टेट भी नियर अबाउट फॉलो करते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई आप क्या करिए, भाई आप पहले जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 आप देख पा रहे हैं, तो आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन 11,
In which of the following cases did the Supreme Court of India declare the prevalence of fundamental right over directive principle of state policy in case of conflict between the two? तो ये दो केसेस के बारे में पूछ रहा है कि कौन से केसेस के बीच में जो हमारा है फंडामेंटल राइट में जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट है उसका अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आप देखिए, या तो गोलकनाथ केस, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, केशवानंद भारती के मिननवा मिल केस। तो ये जो भी आपके केसेस हैं दे आर वेरी रिनाउंड एंड वेरी फेमस केस। तो आप किसी का पता होगा केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जो है ना, फॉर एग्जाम्पल इट इज यू नो वेरी पॉपुलर केस, बहुत ही पॉपुलर है। किस रिस्पेक्ट में? द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो जहां भी अगर आपको दिखेगा तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए ना कि क्या हो रहा है इधर, हाँ, कैसा क्वेश्चन हमें मिलेगा और उसके रेफरेंस में हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। चलिए, तो ये देखिए, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये दोनों चीज के ऊपर जो है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही विस्तार से, बहुत ही आराम से हम पढ़ाई करेंगे और हम समझेंगे कि ये फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगर देखा जाए तो सेलिएंट फीचर्स, राइट, सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इसमें ये चीज निकल के आएगी, ठीक है। चलिए, ये हमने एक क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन नंबर 11। राइट, चलिए जी, ओके। वैसे ही अब ये क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो हम देख रहे हैं वो किसके बारे में पूछ रहा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पूछ रहा है। ओके, दिस इज डिस्कसिंग अबाउट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। ओके, ठीक है, इनके ऊपर ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये भी एक क्वेश्चन हमारा किससे बन रहा है? पॉलिटी से बन रहा है। ओके, चलिए आइए, ये किससे पूछ, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो किससे बन रहा है? ये जो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है वो किसकी बात कर रहा है? अमेंडमेंट की बात कर रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम अमेंडमेंट देख लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन बनते आते हैं आपसे। ओके, चलिए, इस ईयर में काफी क्वेश्चंस हमारे सामने दिखे हैं। ओके, चलिए आइए ये देख लेते हैं। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, so you are not, hopefully you're not getting that confusion. okay, कुछ आपको confusion मोस्टली अभी आपको नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब बहुत ही क्लियर आप रहिए। ओके, व्हाट वी हैव टू स्टडी। चलिए, प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लिया, इम्पीचमेंट के बारे में पूछ लिया। ओके, तो चलिए, फॉर मेकिंग अ क्लास इंटरएक्टिव आप मुझे बताइए कि कौन सी बॉडीज हैं, कौन सी बॉडीज हैं, ठीक है, जिनको कि हम इम्पीच करते हैं। ओके, जिनको कि हम इम्पीच करते हैं। सारी बॉडीज को हम इम्पीच नहीं करते हैं, कुछ बॉडीज हैं ऐसी जिनको हम इम्पीच करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए आइए, वेरी गुड। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं फटाफट से विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम। चलिए, एज पर द आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन टू बी एन अटॉर्नी जनरल। अभी अटॉर्नी जनरल के ऊपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो सर ये सारे जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे ही क्वेश्चंस आपके पॉलिटी से आ रहे हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, ये आपकी जो है कमिटी से रिलेटेड हो, के एम मुंशी वाज रिलेटेड टू विच कमिटी। ओके, ये वेरी स्टैटिक क्वेश्चन। ओके, चलिए आ जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो कपल ऑफ क्वेश्चंस जो 2010 जो 24 हमारा है ना, उसमें कपल ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो कहाँ से आ रहे थे? बिल्कुल ही पॉलिटी से आ रहे थे। ये सारी क्वेश्चंस वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम व्हाट यू नो फ्रॉम योर नोट्स व्हाट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर नाउ। ओके, चलिए और एम लक्ष्मीकांत। ओके, क्योंकि we don't have any other renowned source or any other reasonable source apart from एम लक्ष्मीकांत। ओके, बीच बीच में मुझे माइक देखना पड़ रहा है कहीं ऐसा बंद तो नहीं हो गया, क्योंकि ये दिस इज द नेक्स्ट टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर। पहली बार रिकॉर्ड किया वो पूरा ही चला गया। तो
भाई इफ यू आर कमिटिंग समथिंग सो वी हैव टू डू। ओके, चलिए, तो वैसे ही जो आप लोग कमिट करें वो आप लोग भी करिएगा और आप लोग भी जो है आंसर प्रॉपर दीजिएगा। ओके, तो वी नीड टू हैव दिस लेक्चर वेरी इंटरेक्टिव। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 20, द लिस्ट ऑफ पावर अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच मे बी चलिए मे बी इंटरेस्टेड टू द पंचायत इज गिवन इन विच शेड्यूल। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो शेड्यूल जो है हमें तो पता है ये शेड्यूल कौन सा शेड्यूल होगा। ओके, क्योंकि भाई 8 के बाद से जो हमें शेड्यूल मिला था वो जो था 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो वो जो शेड्यूल हमें मिला था वो हमारे अमेंडमेंट के थ्रू मिला था। जैसे ये फर्स्ट अमेंडमेंट, ये सेकेंड अमेंडमेंट, ये पंचायत, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट हो गया। ये जो है हमारा किससे हो गया, वो नेताजी लोगों के उससे हो गया डिफामेशन। ओके, जो भी है, तो ये हमारा उस वो हो गया। और ये 11 जो हो गया ये हमारा पंचायत वो हो गया। और ये 12th जो हमारा म्युनिसिपैलिटी का हो गया। ओके, तो जो बच्चे होंगे वो उनको भाई पता होगा, वो फटक से बता देंगे ये क्वेश्चन, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर में एनालिसिस के थ्रू जाना है। ओके, फिर जब हम एनालिसिस के थ्रू जाते हैं ना तो हमें ये पता होता है कि भाई इसमें डेप्थ में क्या है। ओके, तो हमें जस्ट अ सेकेंड, इसमें थोड़ा सा कुछ गलत है, सॉरी। आपका क्वेश्चन नंबर ये जो है हमारा ये क्या है, 42nd अमेंडमेंट, 43rd अमेंडमेंट। और ये 42nd अमेंडमेंट हमारा पंचायत लेके आता है और 43rd अमेंडमेंट हमारा म्यूनिसिपैलिटीज लेके आता है। ओके, ऐसा है। ओके, दिस विल बी वेरी क्लियर। सॉरी, मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया तो उसके ऊपर मैंने सोचा कि इसको क्लियर करें। ओके, बट ठीक है। तो एक सेकंड कुछ तो गलत हो रहा है। ठीक है, दिस इज पंचायत, दिस इज म्युनिसिपैलिटी, दिस इज हैंगिंग, दिस इज पंचायत, दिस इज म्युनिसिपैलिटी। और ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू था, पंचायत वाज ब्रॉट थ्रू व्हिच वन, 73rd अमेंडमेंट 1992। ओके, एक ही साल में दोनों ही अमेंडमेंट हुए थे। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी 74th अमेंडमेंट 1992। 11th जो होगा, 11th हमारा क्या है, नहीं 10th हमारा क्या है, 10th जो हमारा होगा एंटी डिफॉर्मेशन। एंटी डिफॉर्मेशन मतलब वो नेताजी लोग पार्टी बदल देते हैं उस टाइप का। ठीक है, नाइन्थ जो हमारा है इसको हम एक बार देख लेंगे। 9th जो होगा, जो हमारी 31B, ठीक है, 31B जो जुडिशियल रिव्यू जो होती है उससे लैंड रिफॉर्म के जो भी लॉज थे, ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया था, जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया था। जुडिशियल रिव्यू से दे वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, और ये कब हुआ था, दिस इज वेरी वेरी, दिस इज द फर्स्ट अमेंडमेंट of the history of Indian Constitution, just a year after we got our Constitution. Okay, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन हमें कब मिला, 1950। ठीक है, ओके, और जस्ट एक ही साल बाद हमें क्या मिल गया, हमने क्या रिक्वायरमेंट, हमें क्या चाहिए था, हमें एक अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट लगी और उस रिक्वायरमेंट को हम लोगों ने ओके पासिंग अ बिल, ओके ऐसा करके through the process of the amendment, okay, we went ahead, we did the amendment, मतलब not we, जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडीज थी, ठीक है, उन्होंने इसको अमेंड किया और एक नया इसमें जो है शेड्यूल, उसमें हमारे पहले के जो हमारे 8 शेड्यूल थे उसमें टाइम एंड अगेन चेंजेस होने के साथ में और 4 शेड्यूल ऐड हुए। ओके, स्टार्टिंग में हमारे 1950s में कितने शेड्यूल थे,
हमारे 1950s में 8 शेड्यूल थे, और जब हम 1992 में आए तो जो लास्ट हमारा शेड्यूल ऐड हुआ वो था 12th शेड्यूल। और 12th शेड्यूल किस बारे में बात करता था, किस बारे में बात करता है, सॉरी, म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये सिमिलर क्वेश्चन जो है, तो ऐसे हम डिस्कस करने वाले हैं, अ बिट इन द डेप्थ। ओके, चलिए। ओके, सो चलिए दूसरा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ओके, काफी ज्यादा गंदा हो गया, चलिए इसको। ओके, चलिए, नॉट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। ओके, चलिए आइए। तो इस टाइप का क्वेश्चन, थ्रू दिस पैटर्न वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन। ओके, तो एक जो आप क्वेश्चन करेंगे, वट एवर वन ऑप्शन यू आर चेकिंग, ओके, उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास क्या ऑप्शंस आपको और मिल रहा है, वो सारी चीजें हम एक बार देखेंगे डिटेल में, तब जाकर के हम उसको क्या करेंगे, तब जाकर के हम उसको पढ़ेंगे। ओके, तो उससे आपको बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट में, कोई ये नहीं है बोलेगा कि आपको ये क्वेश्चन आपके यहाँ से छूट रहे हैं और ये सारी चीजें, और 100% तो कोई भी कवर नहीं करा पाता है। आप अपना क्वेश्चंस जैसे ही क्वेश्चन एयर लगाएंगे, ठीक है, आपको एक आइडिया लगता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ढूंढ रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन मिल जाए आपके तरफ से भी। मध्य प्रदेश कमीशन के, हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, हम एक काम, ये तो बात आपकी किसकी हो गई, ये तो बात आपकी हो गई प्री की। ओके, अब हम एक और चीज देख लेते हैं, क्या मेंस में भी कुछ हम ऐसा इसमें से हिट कर सकते हैं क्या। ओके, सो मेंस में हिट करने के लिए हम क्या करेंगे, मेंस में भी हमें कुछ आइडिया इसमें से लग जाए, ऐसा सोचते हैं, है ना। चलिए आइए, मैं देख लेता हूँ कि और क्या क्वेश्चंस इसमें आपको कुछ रेफरेंस दे सकते हैं क्या। चलिए एक और ईयर का क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है, एक और भी ईयर का क्वेश्चन उठा लेते हैं। ओके, आइए, चलिए ये पेपर नंबर 1। ओके, ये आपके 2022 का है, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चंस जो है आपके सर्च करके नहीं उठा रहा हूँ, जो हमारे पास क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना, वो हम एक काम कर रहे हैं कि उसको उठा करके देखते हैं कि हमारे पास पॉलिटी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और वेदर वी विल बी एबल टू टैकल दोस क्वेश्चंस और नॉट, है ना, मेन तो ऑब्जेक्टिव वही है। चलिए, चलिए देखें, आइए, जैसे कि ये क्वेश्चन। ओके, हु प्रेसाइड्स ओवर द कमिटी constituted for the appointment of member of state human right commission। तो जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसको कौन प्रेसाइड करता है, जो कमिटी बनती है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, ओके, और एडवोकेट जनरल, ठीक है। आइए नेक्स्ट, लेट्स सी। तो माइट भी बहुत लोग सरप्राइज में कि मुझे आंसर जो है वो क्यों नहीं आपको दिया जा रहा है, तो आंसर वो आपको ढूंढना है इसमें से। ओके, वी विल कम बैक अगेन, ठीक है, ये क्वेश्चंस पे हम वापस एक बार आएंगे पढ़ने के बाद, ठीक है, तो वापस हम ये क्वेश्चन करना चालू करेंगे। ओके, ये अमेंडमेंट से रिलेटेड कुछ आपके करंट अफेयर, हाउ मेनी नॉन ऑफिशियल मेंबर कैन बी अंडर द मध्य प्रदेश स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन अमेंडमेंट, ऐसा, तो ये आप एक बार इसको भी देख सकते हैं, ठीक है।
फर्स्ट चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश। अब ये तो भाई स्टैटिक क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के, बाकी सारे ही लोगों को पता ही होगा कि हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आइए देखिए, किसी भी एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आप जनरली, जो बच्चा कुछ भी पढ़ के नहीं गया है, जीरो, वो भी कुछ कर सकता है। ठीक है, दो तीन चार क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप कर सकते हैं। ओके सॉरी, कुछ ऐसे होते हैं जो कि बच्चे जो पढ़ के जाते हैं वो करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको कि आपको क्या करना पड़ता है, एलिमिनेशन के थ्रू करना पड़ता है। आपको पांच पता है, दो जो आप सॉरी, आपको पांच फैक्ट उसके बारे में पता है, जिसमें से एग्जाम में कितने फैक्ट आ गए, दो फैक्ट आ गए। एक फैक्ट जो है और आप करके उसको एलिमिनेशन के थ्रू क्वेश्चन को हटा सकते हैं। मल्टीपल चॉइस अगर क्वेश्चन है तो, स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर है इनकरेक्ट करेक्ट का तो आप उसमें से कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि रियली वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो वी शुड बी रिस्पेक्टिंग द कमीशन। ओके, जो कमीशन जो क्वेश्चन सेट कर रहा है भाई, उसका बहुत ही अच्छे लोग वहां बैठ के कमीशन में जो है आपके लिए क्वेश्चन बना रहे हैं। ओके, तो दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल। ओके, हमसे कई गुना ज्यादा उनके पास नॉलेज है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कमीशन तो कुछ भी बना देगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दे आर वेरी रिनाउंड पर्सन। ओके, चलिए, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हमें नहीं छूने चाहिए, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, तो इसीलिए क्या होता है, कट ऑफ जाता है। कभी आपने कट ऑफ सुना है 100% कट ऑफ गया हो? कुछ तो क्वेश्चन होंगे ना जो कि आप नहीं टच कर सकते हैं। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई, एंड दिस इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, दिस इज अबाउट एवरीथिंग। ओके, चलिए अभी इस पे आ जाते हैं। तो हमें किस टाइप क्वेश्चंस लगाने हैं जो कि हम पढ़ करके जाएं और वो क्वेश्चन करके आए और हम अपना कट ऑफ निकाल लें। ओके, हमें कट ऑफ निकालने से मतलब है, वहां पे आपको कोई ये पूछने वाला नहीं है भाई आप ये बताइए कि आपकी प्रीलिम जो क्वालिफाइंग होती है, आप अपनी सारी विद्वता जो है कहाँ दिखाइए, मेंस में दिखाइए। ओके, यहाँ आपको कोई पूछने वाला ये नहीं है कि भाई आप जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन कर रहे हैं, ओके, उसमें आपका कट ऑफ जो गया है, ठीक है, बहुत पहले की बात हुआ करती थी जब प्रीलिम्स और क्या है मेंस एक साथ और सब लेकर के आपकी मेरिट बनती थी और आप जो है डेप्यूटी कलेक्टर और ये सब चीजें बनते थे ना। अभी क्या है, प्रीलिम्स, आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू द पीसीएस। ओके, तो आपकी जो प्रीलिम्स है वो बहुत ही क्लियर, आप याद दिमाग में लेके रखिए कि दैट इज क्वालिफाइंग। ओके, आप उसे क्वालिफाई करिए, कट ऑफ निकालिए। ठीक है, और बाकी आपको मौका मिलेगा, आपको मेंस में लिखिए जितना लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 24, ये किसके बारे में पूछ लिया, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ डिफाइन है, देखिए भाई सारे लोग ही अगर ये तैयारी करने के लिए जा रहे हैं किसका, पब्लिक सर्विस कमीशन का। ओके, पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ यूनियन एंड द स्टेट। ओके, तो आपके यूपीएससी और स्टेट पीएससी, ये कहाँ डिफाइन है, और आपको ये भी बताना है कि इसके ऊपर कौन लॉ बना सकता है। इसके ऊपर क्या है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, या आपके स्टेट लिस्ट में है, या आपके सेंटर लिस्ट में है। ओके, सेंटर, स्टेट एंड कॉन्करेंट, इन तीनों लिस्ट में से कौन सी लिस्ट में है। ओके, और कौन इसके ऊपर लॉ बना सकता है। ओके, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जी, अब हम कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपके बारे में, 28 आपके स्क्रीन के सामने ऐसे रहा। ओके, चलिए भाई आप अपना स्क्रीन ध्यान से देखते रहिए और क्वेश्चन नंबर 28 जो है, चलिए ये देखिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ओके, to advise and give the central agency in the field of vigilance is based upon the recommendation of which committee। ठीक है, कौन से कमेटी के बेस पे ये स्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, सिन्हा कमेटी, ठीक है, संतनाम कमेटी, फिर से
विभा, जस्टिस मिश्रा कमेटी, ठीक है। ये सारी चीजें हमें एक न एक करके देखिए हमारे सामने आएंगी और हम इसको टैकल करते हुए अपना जो भी है सिलेबस आगे बढ़ाएंगे। तो आप ये देख पा रहे हैं ना कि आपको आपको मेजरली जो है क्वेश्चंस, आपको कितने बढ़िया क्वेश्चंस दिखने को मिल रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा के जाएंगे और प्रीवियस और आप अपने सिलेबस के साथ उसको जो है टैली करके जाएंगे, ओके, तो आप इजीली कर पाएंगे। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होना बंद हो गए हैं, वेरी क्लियर। आप अपना तैयारी फुल फ्लेज रखिए, रेफरेंस रखिए पीवाईक्यू से, पीवाईक्यू रट के मत जाइए, ओके। चलिए ये कहाँ पे बताया गया है सैलरी के बारे में, सैलरी एंड सर्विसेज ऑफ सीएजीज, ओके। सीएजी की सैलरी कहाँ बताई गई है, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, कहाँ बताई गई है, ये आप कमेंट करिए और कमेंट करके हमें आप बताइए। और ये भी बताना है आपको कि इसमें जो भी आप शेड्यूल बताएंगे वो शेड्यूल के अंदर क्या होता है, वो शेड्यूल, सॉरी तो मैंने आंसर ही बता दिया, ओके जी। चलिए कोई बात नहीं, जो भी आप शेड्यूल बताएंगे ना वो शेड्यूल के अंदर में क्या होगा, पार्ट होगा, ओके। वो शेड्यूल में पहले किसके बारे में बताया गया होगा, पहले प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया होगा और गवर्नर के बारे में बताया गया होगा। भाई ये लोग जो है क्या है, स्टेट और देश के क्या है, किया है, मालिक हैं ये लोग, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, भाई हमें ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। हम्म, तो चलिए, तो इसमें क्या होगा, पार्ट्स होंगे। कितने पार्ट्स होंगे, मैं एक हिंट देता हूँ, ए बी सी डी और ई, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसमें आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ जो पार्ट्स होंगे ना, एक पार्ट जो है ऑलरेडी क्या हो गया है, रिपील्ड हो गया है। रिपील्ड मतलब इसको बाहर कर दिया गया है, अभी आपकी जरूरत नहीं, आप जाइए, ठीक है। चलिए, तो आपको इस शेड्यूल का, जो भी शेड्यूल होगा ना, उस शेड्यूल का कौन सा पार्ट में, ओके, कौन से पार्ट में सीएजी के बारे में बताया गया कि भाई इनको क्या मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा आपको, वो अगर कल को आप सीएजी बन जाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, आपको क्या सर्विसेज मिलेगी, वो सब कहाँ बताया गया है, वो सब ये सब में बताया गया है। चलिए जी, वेरी गुड। अब देख लेते हैं दूसरा, मध्य प्रदेश का इलेक्शन कमीशन, ओके। मध्य प्रदेश के इलेक्शन कमीशन के बारे में बता दिया गया, पूछ लिया है डायरेक्टली। When did the मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन came into existence, बहुत ही स्टैटिक है, आप इसको जो है कर लीजिए, ओके, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके। आइए, हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। तो अपॉइंट कौन करता है वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। इसके साथ में ही हम अब क्या पढ़ाई, कैसे पढ़ाई करेंगे कि भाई नीति आयोग का जो चेयरमैन है वो करेंटली है कौन, व्हाट इज हिज नेम, ठीक है, ओके। और उनके बारे में थोड़ा दो लाइन पढ़ लेंगे, क्या करते थे पहले, कैसे बन गए, ओके। नीति आयोग के बारे में थोड़ी पढ़ाई करेंगे। नीति आयोग के पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन के बाद में क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन को हटाया गया, हटा के नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग एक्चुअली है क्या, ठीक है, ये सारी बातें हम एक बार डिटेल में देखेंगे। इस तरह से हमारा क्या होना चाहिए, दिस शुड बी आवर स्कोप ऑफ स्टडी, ठीक है। उसके अराउंड जितनी भी क्वेश्चंस होंगी, ठीक है। अब ये वाइस चेयरमैन के बारे में पूछ ले, भाई नीति आयोग का कोई तो चेयरमैन भी होगा, तो चेयरमैन कौन होगा, भाई प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा, ठीक है। तो आजकल जो है लोकसभा के स्पीकर बहुत ही उसमें रहते हैं ना, हेडलाइन में रहते हैं, कहीं तो वही तो नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे और इसी तरह से हम इनको टैकल करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। अंडर विच आर्टिकल of Constitution of India
हैज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। अगर आपको याद होगा ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने कहा देखा था, एक ऐसा ही सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने 2024 को देखा था। क्या देखा था जी? ये हम लोगों ने शायद एसटी के बारे में देखा था। तो देखिए ऐसे ऐसे ही थ्रू आउट क्या होता है, ऐसे ही चेंजेस होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है लोग बोलते हैं रिपीट होंगे, रिपीट नहीं होते हैं, आस पास। ओके, अगर कभी उसने एससी के बारे में पूछ लिया तो एसटी के बारे में पूछ लेगा, प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लिया तो उसके जो क्या बोलते हैं स्टेट में जो उसके वो हैं उनके बारे में, गवर्नर के बारे में पूछ लेगा, है ना। तो ऐसे होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लिया तो अगले साल भी प्रेसिडेंट के बारे में पूछेगा, तीसरे साल भी प्रेसिडेंट के बारे में पूछेगा। ठीक है, नियर अबाउट, ठीक है, आसपास उसके वो पूछ लेगा। आइए मैं वो क्वेश्चन देख रहा हूँ। ठीक है भाई, चलिए। वेरी वेल आई नो, ओके, कि भाई एसटी के बारे में कुछ तो उसने पिछले साल पूछा था, है ना। इस साल क्या पूछ लिया? इस साल उसने पूछ लिया किसके बारे में? एससी के बारे में। ठीक है, इसीलिए रेफरेंस ऑफ 10 ईयर क्वेश्चन इज मस्ट। आप 10 साल के क्वेश्चंस को लगा के जाइए, 10 साल के क्वेश्चन से आपको काफी आइडिया मिलेगा और क्या होगा, हमें एग्जाम्स को टैकल करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, है ना। चलिए बस 2 मिनट का टाइम और दीजिए, देखना है कि ये वाकई उसमें क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा था, क्योंकि जस्ट मेरे सामने से वो पास होके गया तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ, मुझे दिखाना है। हाँ भाई, आपके यहाँ इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, रिपीट होंगे, है ना, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं। हाँ देखिए जी, देखिए, ओके, आइए देखें। तो ये कौन से ईयर में आ गया क्वेश्चन भाई? ये आपका ईयर है 2025। ओके, और जो हम ये सब टेक्निकल चीजें कौन सा है, देखिए, और ये कौन सा है? ये है आपका 2022। इसके बारे में क्या पूछ लिया? अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, ये आइए 25 में आते हैं। 25 में क्या बोल दिया? इन विच article of Indian Constitution is a provision of the reservation of seat of ST in state assembly। ठीक है, तो आपको नियर अबाउट ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन बहुत जगह आपको दिखेंगे। ओके, तो आपको आइडिया लग गया, ठीक है, कि हम पीवाईक्यू क्यों करते हैं, है ना। चलिए जी, एक जो और आपको चीज मुझे आपको दिखानी है,
देखते हैं भाई, एवरीथिंग गोइंग गुड, यस। चलो क्या दिखाना था, क्वेश्चन पेपर एक आपको दिखाना था, आंसर बुकलेट से दिखा देता हूँ। ऐसा आपको, ये मेंस के लिए, ठीक है। आशा करते हैं कि भाई मेंस आप लोग प्री क्वालिफाई करके अच्छे नंबरों से मेंस में जाएंगे और देश का नाम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। मेंस तो लिखने के लिए भाई, मेंस तो लिखने वाली है, आप अपना विद्वता यहाँ दिखाइए। चलिए, तो ऐसा आपका मेंस का बुकलेट होगा, ठीक है। और ये बुकलेट में कुछ इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होके आएंगे, ठीक है। एक मिनट, इसमें मैं क्या देख रहा हूँ, इसमें मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ हमारे पॉलिटी से आए हुए कुछ क्वेश्चंस को। ओके, लेट मी सी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसमें पॉलिटी से क्वेश्चंस एक बार मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, मैं एक दूसरे ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लेता हूँ, ठीक है। ओह, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इधर है, जीएस सेकंड, ये सेकंड में क्वेश्चन आए हैं कि ये देखें। डोंट राइट हियर, ओके ओके। चलिए, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, ये क्वेश्चन कितने नंबरों का है, ये 2 नंबर का है। और 2 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको कितने वर्ड्स में लिखने हैं, 20 वर्ड्स में लिखने होंगे, ठीक है। ऊपर जो लिखा होगा आप देखिएगा, 20 वर्ड्स में लिखने होंगे। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ऑलराइट, चलिए, ये क्या बोलता है, ये भैया, चलो भाई, बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है ये। चलिए आइए देखिए। हु इज considered a labor, child labor, as per Child Labor Prohibition and Regulation Act of 1986। तो ये पूछ रहा है कि भाई चाइल्ड जो है, चाइल्ड लेबर में चाइल्ड लेबर कौन कहलाएगा। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो है 1986 में, वो चाइल्ड लेबर कौन कहलाएगा। ओके, मतलब बच्चा कौन कहलाएगा, ये पूछा गया है। कब, 18 साल के पहले का होगा, या वो 12th में पढ़ रहा है तब का, मतलब सॉरी 12th के एज का होगा, 12 साल का होगा, 16 साल का होगा, कौन होगा जिसको हम चाइल्ड कंसीडर करेंगे, एंड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। ये हमें कितने वर्ड्स में लिखने हैं भाई, 20 वर्ड्स में लिखने हैं। चलिए, ये व्हाट इज द पनिशमेंट, ठीक है, ये तो अब हट गया है। सॉरी, एक सेकंड। चलिए, व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ अंडर 363 ऑफ इंडियन पीनल कोड, आईपीसी के अंदर। अब आईपीसी जो है वो हट गई है, तो चलिए आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आईपीसी के बाद, ओके, जो हमारी अमेंडमेंट अभी हुई थी, ठीक है, जो हम लोगों ने नया जो सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस, इन तीनों को हम लोगों ने जो नया बुक ऑफ लॉ बताया है, जो एक्ट्स हैं, उनका क्या नाम है, ओके, समथिंग, ओके।
तो उसमें क्या पूछ लिया उसने, ये सेक्शन के अंतर्गत, ठीक है। तो जब हमारा ये क्लास प्रीलिम्स का खत्म हो जाएगा तो उसमें हम आपको ऐसे फैक्ट्स के भी कुछ डिटेल्स जब हम मेंस के बारे में पढ़ रहे होंगे तो हम आपको देंगे, ओके। लेकिन व्हेन दिस क्वेश्चंस आर नॉट वेरी रिलेवेंट टू व्हाट, दिस क्वेश्चंस आर नॉट रिलेवेंट टू प्री, ओके। चलिए ये तो बस एक आइडिया आपको देने के लिए हमने वो कर दिया कि चलिए भाई आपको पता तो हो कि वाकई में उससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं, या फिर हम बेफिजूल में ही क्वेश्चंस जो है मेंस के लिए भी देख रहे हैं। चलिए अच्छा आइए ये देखिए, ये क्वेश्चन किससे डायरेक्ट, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया से पूछा गया है, ओके। ये डायरेक्ट किसका क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय एनजीओ, एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसके बारे में सीधे पूछ लिया गया है। चलिए इसमें अगर आप रेफरेंस देंगे तो वेल एंड गुड, अच्छा जाएगा, आपका क्वेश्चन बढ़िया लिखेंगे आप, ठीक है। व्हाट इज व्हाट, व्हाट इज व्हाट, व्हाट इज व्हाट, व्हाट इज व्हाट, चलिए जी, ओके। एक मैं आपको ठीक है, तो इस तरह के हमारे क्वेश्चंस होंगे। तो मैं अगर आपको ये बोलूं, ठीक है, ये जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होगी। इसमें आप नोट्स हमारे साथ बनाते चलिए, ठीक है। नोट्स बनाने के साथ में आप क्या करिए, रिवाइज करिए, और आपको जो बुक्स, आपकी जो बुक है ये इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, और उसके साथ में आप कोई भी, ठीक है, कोई भी पीवाईक्यू लेके रख लीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप जो भी पीवाईक्यू से क्वेश्चंस आप रेफर करके आप पढ़ेंगे वो आपको एक आइडिया लगता रहेगा, और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया होगी। और एक उसके साथ एक और, जो भी सिलेबस, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपके साथ में आपके दीवार पे लगा होना चाहिए, ठीक है। ताकि आपको सिलेबस जब आपको पढ़ाया जाए आप सिलेबस से रेफर करिए, सिलेबस को देखते रहिए कि क्या भाई जो टॉपिक मुझे बताया जा रहा है वो टॉपिक हमारे लिए, हमारे सिलेबस के लिए है कि नहीं है। और ये आप बिलीव करके चलिए, आपके सिलेबस में जो भी यहाँ बताया जाएगा डेफिनेटली आपके सिलेबस के अंदर वो टॉपिक्स होंगे, ठीक है। चलिए तो आज जैसे शुभारंभ करना चाहिए तो हम एक जो है जनरली आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं, किसकी, हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए, कोई भी संविधान, कोई भी देश किससे चलता है, लॉ एंड ऑर्डर से चलता है, ओके। अगर लॉ एंड ऑर्डर हमारे देश में नहीं है या किसी भी देश में नहीं है तो वहां पे क्या हो जाएगी, वहां पे एक टाइप ऑफ अनरेस्ट, सिचुएशन ऑफ क्या हो जाएगा, अनरेस्ट, ओके। अनरेस्ट मतलब जिसको जो चाहिए वो कर रहा है ना। किसी को अगर समोसा खाना है तो भाई फ्री में उठा के समोसा खा रहा है ना। तो ऐसा नहीं चाहिए भाई, उसको आप पैसा दीजिए, उसका भी उसमें जो है पैसा लगा हुआ है, तो ठीक है, इस टाइप का अरेस्ट हो जाएगा।
कोई कहीं जा रहा है, किसी को कोई भी जमीन चाहिए, वो भाई उसको एक्वायर कर ले रहा है। ओके, ये सारी चीजों को, ठीक है, अगर हमें हैंडल करना है तो हमें क्या चाहिए? रूल ऑफ लैंड, ठीक है, रूल ऑफ लॉ कह सकते हैं, ठीक है, रूल ऑफ लॉ कह सकते हैं कि भाई रूल ऑफ लॉ हमारे पास होना चाहिए। ओके, ये रूल ऑफ लॉ को बनाने के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो लोगों ने कब से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था? अनऑफिशियली, ऑफिशियली रूल ऑफ लॉ को बनाने के लिए मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ पार्ट, ओके, वो बीच में हम पढ़ेंगे, ठीक है। रूल ऑफ लॉ को बनाने के लिए मिस्टर एम एन रॉय, एम एन रॉय ने 1934 में उन्होंने ये सोचना चालू कर दिया था कि भाई हमें क्या चाहिए? हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। क्या चाहिए? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। सही, लेक्चर कुछ ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा ना? चलिए एक ओवरव्यू आपको मैं दे देता हूँ, जो भी है आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड करा देता हूँ ताकि आपको ये लगे कि हाँ भाई लेक्चर्स कैसे होने वाले हैं, ठीक है, और उस ओवरव्यू से आप, ठीक है, उसमें हम उसके थ्रू ही मूव करेंगे, ठीक है, ओके। चलिए, तो रूल ऑफ लॉ को बनाने के लिए क्या है कि हमें पहले हमारे पास जो भी रूल्स थे, अब हम किससे गवर्न हुआ करते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रूल्स कहाँ बनाए थे? ब्रिटेन में बनाए थे, ब्रिटेन में बनाए थे। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी ना, उसमें हमारे लिए कुछ रूल्स बना दिए गए थे कि भाई आपको जो है इस रूल के हिसाब से चलना है। अब जो अगर आप उस रूल के हिसाब से नहीं चलेंगे तो भाई यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती थी। अब आजादी की जब हमें भनक लगी तो हमें पहले क्या करना था? भाई आपका रूल तो हमको नहीं चाहिए, ठीक है, ओके। तो भाई आपका रूल जब हमें नहीं चाहिए तो आपको क्या, आप क्या चाहते हो कि आप फिर से अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है, प्रोविंसेस में बटके रह जाएं, ताकि कोई दूसरा जो है मिस्टर फारूक सियार के पास में आए और फारूक सियार जी से बोले कि भाई आपका तबीयत खराब है, आपको दवाई देते हैं, आप एक काम करो, आप मुझे एक पास जारी कर दो, है ना? तो ऐसा तो चाहिए नहीं। और उसको करते 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 हम क्या कर रहे हैं? उसको करते करते वो पूरा वापस से देश को एक्वायर करे और वापस से लेके चला जाए, है ना? तो हमने क्या किया? हमने बहुत ही स्पेसिफिक होकर कहा कि भाई हमें अपना रूल बनाना है, हमारा देश, हमारी मर्जी, हम चलाएंगे, ठीक है। तो कुछ लोग और जो समझदार लोग थे उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप बनाइए अपना रूल, ठीक है। तो उस रूल को बनाने के लिए हम लोगों ने कौन कौन से लॉ, कौन कौन से एक्ट्स को रेफर किया, जो हमारे पुराने जन्म के जो भी एक्ट्स थे ना उनको कैसे रेफर किया? पुराने जन्म मतलब, हाँ, ठीक है। अब वो चीज जो 1950 में होगा, जो 1950 में होगा उसके लिए तो जो हमारा 1773 का जो लॉ होगा वो तो भाई पुनर्जन्म का ही लॉ होगा ना भाई। तो इसलिए पुराने जन्म के, सारे पुराने जन्म के नहीं थे, कुछ इस जन्म के भी रहे होंगे। तो आइए एक एक करके उसके बारे में नाम पढ़ लेते हैं, नाम पढ़ लेते हैं, ठीक है। जिसको कि हमने क्या किया, जिसको कि हमें क्या पढ़ना है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ना है। चलिए जी, ओके। आप बुक्स को साथ साथ में रेफर करते रहिए, ठीक है, और बुक्स को साथ में रेफर करके आप यहाँ से पढ़ने के बाद जब आप बुक्स पढ़ेंगे, मैं आपको लाइन बाय लाइन नोट्स नहीं दे रहा हूँ,
ठीक है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी बुक्स को इसके बाद में रेफर करिए, ठीक है, उसको बुक्स को अंडरलाइन करिए, बुक्स को गंदा करिए, ठीक है, ताकि आप उसमें से जो की पॉइंट्स है ये लेक्चर खत्म होने के बाद में, वो जो की पॉइंट्स है उसको आप समझिए और उसको तैयार करिए। और मैं ये कहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको मैं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 ऑफ लक्ष्मीकांत, ठीक है, लक्ष्मीकांत की बुक ये कौन सी, चैप्टर 1 से, ठीक है। आइए, पहला जो हमारे पास हमें बताया गया कि भाई आपको ये जो है, पहला जो हमें पढ़ना है किसमें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो पहला हमें रेफर करना है वो क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इमीडिएटली आफ्टर उसके क्या आएगा, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। ये सारे एक्ट्स के बारे में हम क्या करेंगे, ये सारे एक्ट्स के बारे में हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। और इसमें से जो क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे भी हम क्या करेंगे, टैकल करेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ओके। ये पिट्स इंडिया एक्ट के बाद कुछ और अमेंडमेंट्स इसमें हुई रेगुलेटिंग एक्ट में, और इसके बाद में एक एक्ट ऑफ 1786 आया, ठीक है। आपको चाहिए तो आप उसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप एक जो है, जो महत्वपूर्ण, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस, जो भी क्या बोलते हैं टॉपिक्स हैं, उसके थ्रू हम देख रहे हैं इसको। तो जो अच्छे, ठीक है, जिसने मेजर इम्पैक्ट ऑन आवर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखा है, उसको हम एक जरूरी जगह से देखना चाहते हैं कौन कौन से एक्ट हो रहे हैं। चलिए, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, और उसके बाद में क्या किया, चार, कितने, चार चार्टर एक्ट आए। क्या है, चार्टर एक्ट, CHAT CHARTER, चार्टर एक्ट ऑफ, पहला चार्टर एक्ट, ये इसमें बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ये देखिए 1793, ठीक है। 20 साल बाद एक और चार्टर एक्ट आया, 20 साल बाद मतलब 1813, ये 20 साल बीते, ठीक है। एक और चार्टर उन्होंने प्रोवाइड करा, उसको क्या बोला, 1833। ये 20 साल बीते, ये 20-20 साल पे ये चार्टर लेके आ रहे थे, इसके बीच में कई सारे एक्ट्स आ रहे थे, लेकिन ठीक है, ये आपके फोर्थ चार्टर एक्ट, फिफ्थ चार्टर एक्ट, सॉरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ये चार्टर एक्ट, ओके। 20-20 साल के इंटरवल पे आपको ये चार्टर एक्ट मिलेंगे, ओके। चलिए, ये आपने चार्टर एक्ट देख लिया। अब क्या हुआ, जैसे ही अगर आप लास्ट में स्लाइड देखो तो ये चार्टर एक्ट कब आया था, 1853। अब 1853 के बाद में एक बहुत ही जबरदस्त क्रांति होती है, जिसको, जो बच्चा हमारा मतलब कि जो कि तैयारी नहीं भी कर रहा होगा उसको ही पता होगा, है ना। एक क्रांति बड़ी जबरदस्त हुई, उस क्रांति को हम, कुछ लोग क्या बोलते हैं, सिपाही म्यूटिनी, कुछ लोग क्या बोलते हैं, रिवोल्ट ऑफ
1857, क्या बोलते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, अब हमारे चार्टर एक्ट चल रहे थे। चार्टर एक्ट से लोग परेशान हो गए भाई, इनका कानून देखते 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 क्या हुआ, लोग थोड़े से परेशान हो गए। तो उन्होंने क्या बोला, चलिए भाई आप सिपाही म्यूटिनी झेलिए, और सिपाही म्यूटिनी झेलते ही क्या हुआ, इन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाना चालू किया। इनके पास कौन सा लॉ, कौन सा एक्ट आया, ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ जो था, सेवेंथ जो था वो क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1858। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद में थोड़ी सी जो झलक थी, ठीक है, ये किसके लिए चली गई, ये क्राउन के लिए चली गई। क्राउन ने कहा चलो भाई आप लोग हटिए, आप जो है दुकान अपना उठाइए, आप चलिए आगे बढ़िए, आज के बाद से ये जो भारत का राज्य है वो कौन गवर्न करेगा, वो गवर्न करना चालू करेगा द क्राउन। ओके, अब इसके बाद पहले ही लोगों को भनक लग चुकी थी, हाँ भाई कुछ तो परेशानियां क्रिएट होने वाली हैं। ठीक है, इसके जस्ट 3 साल बाद एक और लॉ लाया गया, एक और एक्ट लाया गया, जिसको कि हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। उसके बाद एक और इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया। अब यहां से देखिए हम आजादी की तरफ यहां से क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है ना। अब आजादी की तरफ यहां से हम बढ़ते जा रहे हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। उसके बाद क्या आया, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट कितने आए, 1861, 1892 और 1909। आपका जो 11th है वो क्या आएगा, अब ये जो एक्ट है बहुत ही बढ़िया एक्ट है। बढ़िया एक्ट क्यों है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, चलिए इसको मैं बाद में लिखता हूँ क्या बोलते हैं। ओके, चलिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसके बाद में आए 1935। ओके, इन दोनों का जो है एक स्पेसिफिक नाम है, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ना, इसके दो स्पेसिफिक नाम हैं। और क्यों, किसके नाम पे हैं ये दोनों, ये हम एक बार देखेंगे। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं, ये सॉरी ये, इसका क्या है, इसका जो नाम हमने दिया है उसको बोलते हैं, जो इंडियन काउंसिल एक्ट जो लास्ट में है उसको हमने क्या बोला, मोरले मिंटो रिफॉर्म। और इसका क्या नाम है भाई, इसका नाम जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म।
ठीक है। उसके बाद में एक और एक्ट आया जो कि मैंने आपको बताया था कि 1934 में क्या हो गया था। 1934 में एम एन रॉय जो थे, एम एन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की जो है बात कही। ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हैं उसके एक साल बाद, ठीक है, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक और आया। और सबसे जो लास्ट में हमारे पास एक बढ़िया सा एक्ट जिसके लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो क्या था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ठीक है, ये सारे ही एक्ट एक एक करके हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। ओके, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे कि इसमें से की फैक्टर्स जो हमें पुल करने हैं वो क्या है, और उन की फैक्टर्स के बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं। So this is a kind of brief overview how we are going to study. Along with that, you can refer your standard M Lakshmikant again what I want to say. ठीक है, आप इसको रेफर करते रहिए, और जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जो भी कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, वो आप किधर पूछ सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं, जो सजेशंस देना चाहते हैं वो सजेशंस भी उसमें दे सकते हैं। ये सजेशंस आप जो देना चाहते हैं वो उसमें दे सकते हैं। ठीक है, और आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, और वी विल प्रोसीड इन द नेक्स्ट क्लास। द एंड। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।